अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 6 है और ये 123 पेज पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये और उर्दू मीडियम बच्चों का जो है वो है रसद की लचक 176 पेज पे। सही हो गया। अब ये उर्दू मीडियम वाले देखें, ये जो पहला पैराग्राफ है ना, ये इसकी तारीफ़ है तलब की लचक की। तलब की लचक का तसव्वुर, रसद की लचक का तसव्वुर भी माशियात में खुसूस तलब की लचक के तसव्वुर की तरह रसद का की लचक का तसव्वुर बहुत अहमियत का हमें, ठीक है। और इसको हम इधर से मैं समझाती हूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी इम्पॉर्टेंट है और इस डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑफ अ कमोडिटी। सही है। When a minor change in price causes a large change in supply of goods, these are known as more elastic supplied good. On the other hand, when supply shows small changes in response to big change in price, the supply is regarded as less elastic. ये आप अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और ये इसकी जो डेफिनेशन है ये शॉर्ट क्वेश्चन ही में आती है, ठीक है। इट वुड बी अ शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपके पास इसका शॉर्ट क्वेश्चन ही आए बनेगा। और नेक्स्ट पर फिर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ जाएगी। इसमें यूनिट मेथड है, परसेंटेज मेथड है, ठीक है। अब यूनिटी मेथड जो है उसमें आपके पास वही वाले जिस तरह तलब में आपके पास या डिमांड में आपके पास 3 केसेस आए थे, इधर भी आपके पास 3 केसेस आएंगे। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और 2 हम एक्सट्रीम केसेस भी करेंगे जो कि हम फॉर एकेडमिक या पढ़ने की गर्ज से उनको पढ़ा जाता है। अब सबसे पहला जो है इक्वल टू 1, इसका शेड्यूल आप देख रहे हैं 10-15। ये जो उर्दू मीडियम वाले हैं उनके पास ये आएगा रसद की लचक इकाई के बराबर, ठीक है। तो आप अपना शेड्यूल देखेंगे 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 30, 20, 30, 40 रसद है। आपके पास एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व आएगा जब आप इसे ड्रा करेंगे और ये ओरिजिन से आ रहा होगा। और अगर आपके पास रसद का ख़त जो है वो कॉस्ट की शक्ल में आ जाता है, यानी इस कर्व की शक्ल में आ जाता है स्ट्रेट लाइन की जगह, तो आप उस पर अगर खींचेंगे टेंजेंट तो वो आपका ओरिजिन से क्रॉस करेगा, ठीक है। यानी कि यूनिट इलास्टिसिटी के लिए सप्लाई कर्व को ओरिजिन में से क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर दैन 1 आ गई कि अगर इलास्टिसिटी कीमत में जितनी चेंज हुई है उससे कहीं ज़्यादा रसद में तब्दीली आई है या सप्लाई में आई है। आप देखते हैं 10 है और 20 है, 15 हुई है तो एकदम वो फैल कर 50 हो गई है, एक्सटेंड कर गई, एक्सपैंड हुई है। 20 हुई है कीमत तो 100 पर चली गई है। इसका मतलब है ये कोई ऐसी चीज़ है जो इंडस्ट्रियल है और इसको आसानी से आप एग्जिस्टिंग मशीनरी से और रॉ मटेरियल ज़्यादा ख़रीद कर ज़्यादा बनाकर सप्लाई दे सकते हैं। और आइडल कैपेसिटी यानी कि मशीनें जो है ना वो पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो रही थी, तो जैसे ही कीमत बढ़ी तो उन्होंने पूरी तरह काम करना शुरू कर दिया और सप्लाई बढ़ा दी एंटरप्रेन्योर ने, और उसको कोई भी मज़ीद सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी क्योंकि उसकी मशीनें, जैसे कि एक मशीन है
वो 100 गज़ कपड़ा बना सकती है दिन में, ठीक है। तो वो लेकिन उसकी कपड़े की कीमत 10 रुपये पर मीटर है, 100 मीटर वो बना सकती है। अब जैसे ही वो 15 मीटर होगी, वो 10 रुपये पर मीटर है, तो वो 50 या 20 बना कर बेच रहा है, ठीक है, 20 गज मीटर बना के बेच रहा है। लेकिन जैसे ही 15 होती है, तो क्योंकि उसकी मशीन की कैपेसिटी है कि वो 100 तक बना सकती है, तो वो फ़ौरन उसको बढ़ा के 50 कर देता है। और फिर जैसे ही 20 होती है, तो वो अपनी फुल कैपेसिटी पे फैक्ट्री को ले आता है या मशीन को ले आता है। जो भी उसने चीज़ें लगाई होती हैं ना, सरमायाकारी की होती है, इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, रॉ मटेरियल ख़रीदे होते हैं, लेबर लगाई हुई होती है, तो वो लैंड उसकी जिस पर फैक्ट्री बनाई हुई है वो हो सकता है पूरी तरह इस्तेमाल ना हो रही हो, तो जो उसके पास पहले से मौजूद चीज़ें होती हैं उनका ऑप्टिमम इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसको बेहतरीन इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तो वो आराम से ज़्यादा रसद देना शुरू कर देते हैं। तो आप देखें कि ऐसा जो होता है रसद का कर्व, वो वाई एक्सिस को में अगर आप इसे पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये वाई एक्सिस को क्रॉस करता है, और इसकी शक्ल जो होती है वो फ्लैटर होती है, ठीक है, चपटी शक्ल होती है इसकी। अगर हम इसे कॉस की शक्ल में, जिस तरह ये बना हुआ है, इस तरह अगर कर्व की शक्ल में आएगा, तो हम इसको टेंजेंट अगर इसका बनाएंगे तो वो वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा। तो ये अगर आपके पास ऐसा रसद का ख़त है जो कि वाई एक्सिस को अगर उसको आप टेंजेंट उसका खींचें तो वो वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा हो, तो आप समझ जाएं कि ये चीज़ जो है इसकी लचक मोर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन यूनिटी है, ठीक है, इकाई से ज़्यादा लचक है। और उर्दू मीडियम वाले जो हैं उसको इस तरह समझें कि ये देखिए आपके पास रसद की लचक इकाई से ज़्यादा 10 रुपये है, 15 रुपये है, 20 रुपये है, और फिर आपने उसी तरह जिस तरह आपकी इंग्लिश की बुक में है ई इज़ ग्रेटर देन 1, इकाई से ज़्यादा लचक। और फिर ये आप देख रहे हैं कि ये एस जो है, अगर आप इसको ये डॉटेड लाइन आ रही है, ये वाली डॉटेड, इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है। और अगर आप इसको इस तरह देखते हैं, इस तरह अगर आप, ये आपका सप्लाई कर्व है और इसको आप टेंजेंट जब खींचेंगे तो ये टेंजेंट जो है वो वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा। अब इसका आपको पता चल गया कि ये ओरिजिन में जाएगा, ठीक है, जो इज़ इक्वल टू यूनिट है, ये ग्रेटर देन यूनिट ही है। अगर इस तरह होगा तो आप बताएंगे कि अगर हम कर्व की शक्ल में, कॉस की शक्ल में होगा तो इस तरह होगा, ठीक है। अब हम इसको इंग्लिश की बुक से देख लेते हैं। इंग्लिश की बुक में हमारे पास लेस देन 1 को हम पढ़ते हैं। लेस देन यूनिटी का ये सूरत हाल है कि proportionate change in quantity supplied is smaller than proportionate change in price. It shows that elasticity of supply is less than 1. In such situation, SS becomes more steeper. उसमें चपटा था, इसमें ये अमूदी सा हो जाएगा। स्टीपर के लिए उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मैं देखकर अभी आपको बताती हूँ। अब 10, 20, 30, तो आप देखें 10 पे 20 हुई है, फिर 30 हुई है, 40 हुई है। इसका रिस्पांस सप्लाई का कम है। इसको आप ड्रा करेंगे तो आपके पास एक ऐसा ऊपर अपवर्ड स्लोपिंग आएगा कर्व सप्लाई का प्राइस के साथ, लेकिन लेस रिस्पॉन्सिव है। आई रिपीट, इस केस में सप्लाई लेस रिस्पॉन्सिव है। जो ग्रेटर देन 1 था उसमें बहुत रिस्पॉन्सिव थी, बहुत हसास थी, और जैसे ही कीमत बढ़ी वो बहुत ज़्यादा उसमें फैल गई, लेकिन इसमें फैलाव जो है वो बहुत कम है। इसका मतलब ये लेस देन 1। अगर हम इसका इस तरह का कर्व हमारे पास आए और हम इसको टेंजेंट खींचें तो देखें
ये पीछे की तरफ आप बढ़ाएं तो ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, ये एक स्टीपर कर्व आएगा। इसको भी अगर ये डॉटेड लाइन जो है इसको हम आप देखें तो ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है। इट शोज़ कि ये लेस देन 1 है, ठीक है। तो यूनिट मेथड्स की जो फॉर्मूला है वो ये है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है और इसी से आप इसे कैलकुलेशंस भी करते हैं। उर्दू वाले इसको देखें, उर्दू वालों का ये लिखा हुआ है कि इनका नेक्स्ट पेज पे जा रहा है और उसमें है कि रसद की लचक इकाई से कम, ठीक हो गया। आपने शय की कीमत में ज़्यादा निस्बत से तब्दीली आई लेकिन उसके मुकाबले में रसद में तब्दीली कम निस्बत से हो तो रसद की लचक इकाई से कम होती है। इसमें देखिए उसी तरह ही आपका भी बिल्कुल उस वही टेबल बना हुआ है लेकिन उर्दू में सारी टाइटल वगैरह लगे हुए हैं, 10, 20, 30, तो 20, 30, 40 और आप इस वाले ख़त को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। अगर आपके पास ये कर्व की शक्ल में कॉस की शक्ल में आएगा तो आप इसको टेंजेंट लगाएंगे तो टेंजेंट एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। यूनिट वाला ओरिजिन को करेगा, ग्रेटर वाला वाई एक्सिस को करेगा और लेस देन वाला एक्स एक्सिस को करेगा। अभी आपको तीनों का फ़र्क समझ आ गया होगा। वो फिर इसका मतलब इससे ये पता चला कि रसद की लचक इज़ इक्वल टू शय की रसद में निस्बती तब्दीली प्रोपोर्शनेट चेंज, शय की कीमत में निस्बती तब्दीली। अब मिकदार में तब्दीली डेल्टा क्यू ओवर क्यू, डेल्टा पी ओवर पी, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपके पास दो एक्सट्रीम केस भी आ जाते हैं जो कि आप देखें, तलब की रसद की लचक 0, ES इज़ इक्वल टू 0। इसमें आपके पास ये वाली डायग्राम आ रही है, कीमत 10 रुपये है, 20 रुपये है, 30 रुपये है लेकिन रसद 20 रुपये ही है। आपको याद होगा ये वो पेरिशेबल चीज़ें होती हैं जिनकी के रसद तकरीबन थोड़ी सी लचक पर आती है लेकिन वो ज़्यादातर जितनी बाज़ार में सप्लाई आई हुई होती है जैसे कि मिल्क की, मीट की, वो रसद आप फिर उसकी बढ़ा नहीं सकते, उनकी तकरीबन 0 के करीब होती है। उनको भी फिर थोड़ा बहुत मार्केट को मैनेज कर लिया जाता है लेकिन वो फिर एक ख़ास वक्त के बाद जब तक नई फैक्ट्रियाँ, नए प्लांट, नए जानवर नहीं ख़रीदे जाते उस वक्त तक सप्लाई बढ़ाना नामुमकिन हो जाता है। ख़ास तौर पे इस तरह की सूरत हाल एग्रीकल्चर में पैदा होती है। फिर रसद की लामहदूद लचक। लामहदूद लचक का मतलब है कि आप 10 रुपये की कीमत है लेकिन 20, 30, 40 रसद बढ़ती ही चली जा रही। तो ये आपके पास एक इस तरह का कर्व आएगा जो कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा, उफ़क़ी होगा। आप देखें बढ़ती जा रही है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रही लेकिन बढ़ती जा रही है। ये जो आपका अपवर्ड राइजिंग कर्व था उसके अगेंस्ट केस है बिल्कुल। ये दोनों केस जो हैं अपवर्ड राइजिंग नहीं है, देखें एक बिल्कुल अमूदी हो गया और एक बिल्कुल उफ़क़ी हो गया, एक हॉरिजॉन्टल हो गया, एक वर्टिकल हो गया। ये दो एक्सट्रीम केस हैं, यानी कि हम इसे कहते हैं कि वो केसेस जो कि नहीं एग्जिस्ट करते। और ये इंग्लिश वाले भी इसी तरह देखें कि ये परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक, ये दो केसेस जो हैं आपके पास हैं, एक हॉरिजॉन्टल है और एक परफेक्टली इन इलास्टिक है, अमूदी हो गया। ये पेरिशेबल का है और ये दोनों जो हैं रियल लाइफ में इनकी एग्जिस्ट करना मुश्किल है लेकिन ये हम इसको हम एकेडमिक्स या नॉलेज के लिए पढ़ते हैं कि ऐसा हो सकता है। होप आपको समझ आ गया होगा। लेट्स फिनिश इट।